हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज जो मेरे पास लाइन है उसमें एक अच्छी खबर भी है और उसमें एक बुरी खबर भी है। पहले मैं आपको बुरी खबर समझा देता हूं, उसके बाद फिर अच्छी खबर क्या है वो बता देता हूं। तो देखिए, बुरी खबर ये है कि आपका जो समय है वो बहुत तेजी से उड़ रहा है, बहुत तेजी से गुजर रहा है आपका समय, और ये समय जो है वो दोबारा वापस नहीं आएगा। और अच्छी खबर ये है कि अगर आप चाहो, अगर आप मेहनत करो, तो आप इस उड़ती हुई समय का, आप इस उड़ते हुए समय का, जाते हुए समय का पायलट खुद भी बन सकते हो। इसका सीधा सा मतलब बस एक ही है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका समय कैसा गुजरेगा वो आपके हाथों में रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस समय को किस तरीके से गुजारना चाहते हैं, किस तरीके से उस समय का आप यूज करना चाहते हैं। तो समय तो उड़ेगा, समय तो जाएगा, समय तो अपने समय पर ही चलेगा। बस आपको उस समय के आधार पर कुछ प्रयास इस प्रकार से करने हैं कि वो आप उस समय के पायलट खुद ही बन जाए। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और एक दिन आएगा जब आपका रिजल्ट जो है वो आपको जरूर मिलेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया था। तो वो प्रदान किया गया था तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में हाल ही में जितने भी जीआई टैग अभी रिसेंटली देखने को मिले उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर डाल दी है। जैसे सलेम फैब्रिक हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भवानी जमकलम जो है वो भी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, ईआई लेदर जो है वो मैन्युफैक्चर्ड फील्ड में दिया गया है। सलेम सिल्क जो है वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें तो टेम्पल ज्वेलरी ऑफ नागरकोइल, तो ये भी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। तो इस तरीके के तमिलनाडु से संबंधित जो प्रोडक्ट पर जीआई टैग जिस जगह के लिए दिया गया है वो यहाँ पर मैंने मेंशन की। ये लिस्ट आप एक बार देखिएगा जरूर एग्जाम के पहले। बात समझ में आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बोल रहा है कि वेयर विल द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप बी हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। देखिए, अलग अलग तरीके से चीजों को बढ़ावा देने का प्रयास जो है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप मुख्यतः है, अगर हम बात करें तो सड़कों पर रहने वाले बच्चों को ये पूरी तरीके से समर्पित है। ठीक। और कहां पर होगा, तो ये होगा चेन्नई में, राइट। तो ये जो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप है वो कहां पर होगा, वो चेन्नई में होगा। कब से, तो स्टार्ट होगा 22 सितंबर। ठीक है, इतनी चीजें इसमें याद रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। देखिए, अगर हम G20 की बात करते हैं तो आपको ये तो क्लियर होगा कि अभी G20 की शिखर सम्मेलन जो है वो हुआ था, और 9-10 सितंबर, राइट। कहाँ पर, तो एक वर्ड याद रखिए, भारत मंडपम। मैं बार बार इसलिए बता देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। तो भारत मंडपम में, ठीक है, जिसको आप संस्कृति गलियारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को संस्कृति गलियारा भी बोला जाता है। G20 है क्या, तो उसकी अगर मैं बात करता हूं तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन का एक संघ था, जिसमें अभी नया स्थायी सदस्य जो है वो किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है अफ्रीकन यूनियन को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि G20 की अध्यक्षता की अगर बात करते हैं तो भारत के टर्म में अगर हम बात करें, ठीक, भारत के टर्म में अगर बात करें तो भारत के पास जो अध्यक्षता थी या है अभी, वो कब से कब तक थी, तो वो थी 1 दिसंबर 2023
22 से लेकर और कब तक रहेगी, तो 30 नवंबर 2023 तक। ठीक है, तो भारत की अध्यक्षता के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर 30 नवंबर 2023 तक भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता करेगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति को G20 की अध्यक्षता भारत के पीएम मोदी जी ने मतलब सौंपी है, तो वो सौंपी है किसको, ब्राजील के पीएम को, माफ करिए ब्राजील के प्रेसिडेंट को। ठीक है, और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है लूला द सिल्वा। ठीक है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, काफी टफ है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, एग्जाम में जो पहले पूछे भी हुए हैं, जब ब्राजील और इंडिया की एक तरीके से विजिट होती थी एक दूसरे के देश में, तब यहाँ से क्वेश्चन बनता था, तो ज्यादातर लूला द सिल्वा जैसी चीजें जो हैं वही नाम यूज किया जाता था। बात समझ में आ रही है, तो याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है लुइस इनासियो लूला द सिल्वा। ठीक है, पूरा नाम याद रखना है तो याद रखिए, नहीं तो अगर आप सिर्फ लूला दा सिल्वा याद रख रहे हैं तो भी उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दूसरा G20 की अगर हम बात करते तो इसकी थीम जो है वो क्या है, तो वो है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और वसुधैव कुटुंबकम में अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, तो मैं बार बार आपको बता ही रहा हूं, यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो ये इसमें थीम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल G20 के बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24। देखिए ये स्कीम जो है वो दोबारा आई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये स्कीम जो है वो दूसरी बार आई है। ठीक है, और पहली बार जो ये स्कीम आई थी तो वो 2014-15 के टाइम ड्यूरेशन पर आई थी, और उसको हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कहते थे। अब ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या, तो जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो इंडिया में जो गोल्ड की डिमांड है, अगर मान लीजिए कि 100% हम उसको मान लें, तो अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो इस पूरे हिस्से को हम डोमेस्टिक सप्लाई से फुलफिल नहीं कर पाते। तो क्योंकि हमारी डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो फुलफिल कर पाने में फेल हो जाते हैं 100% को, तो हमको फिर क्या करना पड़ता है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि बोल तो सकते नहीं है ना, नहीं कि आपको नहीं करना है, आपको इस पे यूज नहीं करना है, गोल्ड जो है वो नहीं खरीदना है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है तो सरकार का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बाहर जाने लगता है और वो कम होने लगता है। और अगर देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके देश के अगर हम बात करें तो मुद्रा पर भी पड़ता है। बात समझ में आ रही है, तो इस चीज को रोकने के लिए और गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत सरकार ने ये बोला कि ऐसे लोग जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर्पस से गोल्ड की डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं, उनके लिए हम गोल्ड बॉन्ड लेकर आ रहे हैं। अब ये गोल्ड बॉन्ड है क्या, तो गोल्ड बॉन्ड जो है माफ करिएगा गला थोड़ा खराब है, गोल्ड बॉन्ड जो है वो है क्या, तो गोल्ड बॉन्ड की अगर बात करें तो ये एक सिक्योरिटी है, और ये सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी जानी जाती है, गोल्ड बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। और ये सिक्योरिटी का काम ये होता है कि ऐसे इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड की डिमांड कर रहे हैं, ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड की डिमांड कर रहे हैं, उनके डिमांड को फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड की जगह आप पेपर फॉर्म ऑफ गोल्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड में के जरिए आप क्या कर सके, उनके डिमांड को फुलफिल कर सके। तो यहां पर क्या होता है, ये जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ना, इस स्कीम के जरिए एक प्रतिभूति जो है वो जारी की जाती है जिसको गोल्ड बॉन्ड बोला। अब इस प्रतिभूति पर सामान्य तौर पर आप देखते हैं कि सिक्योरिटी पर अमाउंट होता है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड की सिक्योरिटी पर क्या होता है, क्वांटिटी होती है। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर लिखा होगा 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, और उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा होगा इसकी मेच्योरिटी। तो सामान्य तौर पर ये 8 सालों की होती है, लेकिन 5 साल के बाद इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। सबसे फायदे वाली चीज ये है
कि पर ग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो 50 रुपीस का इसमें डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने वाला पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो इनके जरिए क्या किया जाता है, इनके जरिए ये इंपोर्ट को कम, क्यों? क्योंकि जब यहाँ वाले डिमांड वाले जो लोग हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे तो बाहर से गोल्ड को खरीदने की जरूरत कम हो जाएगी, फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड जो है वो कम खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो लॉन्च की गई और ये दूसरी बार आई है और अभी हाल ही में चर्चा में है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो इसका मेन काम क्या हो गया, जो गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा था उस इंपोर्ट को कम करना है, सोने के आयात को कम करने के लिए। तो सोने के आयात बढ़ाने के लिए ये हो नहीं सकता, सोने के आयात को कम करने से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं तो हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर द ईयर 2023, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चुनाव जो है वो किया गया है, चयन जो है वो किया गया है। तो शांति स्वरूप अवार्ड जो है उस पे 12 वैज्ञानिक जो हैं उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। अब ये किसको दिया जाता है, तो भारतीय, या इसको ऐसा समझिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत भारतीयों को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो किसको दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने वाले। दूसरी चीज ये आती है कि इस बार अगर हम बात करें 2022 के लिए, ठीक है, तो जो अवार्ड दिया गया है वो कितने को चयन किया गया है, 12 का चयन किया गया है। और ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो क्यों दिया या किसकी याद में दिया जाता है, तो याद रखिएगा CSIR के अगर हम फाउंडर की बात करते हैं तो उनका नाम है सर शांति स्वरूप भटनागर। और उन्हीं की याद में, ठीक है, ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसमें कुछ फील्ड डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, क्या क्या फील्ड है, तो फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, मेडिसिन, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस। तो ये जो शांति स्वरूप अवार्ड प्रदान किया जाएगा वो कितने फील्ड के लिए प्रदान किया जाएगा, वो प्रदान किया जाएगा इतने फील्ड के लिए जो 7 फील्ड के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस जो हैं वो शामिल हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोल रहा है कि रिसेंटली व्हेन वाज हिमालय डे सेलिब्रेटेड, हाल ही में हिमालय दिवस जो है वो कब मनाया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली है, अब आपको तो ये पता है कि सर हम सितंबर की बात कर रहे हैं, तो जब भी रिसेंटली आएगा तो आसपास की चीजें दिखेंगी, लेकिन एग्जाम में थोड़ी बात समझ में आ रही है तो याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि कब मनाया जाता है हिमालय डे। तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। और क्यों मनाया जाता है, तो हिमालय की पारिस्थितिकी एवं क्षेत्र के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 9 सितंबर को। और इस बार जो सेलिब्रेट किया गया है वो कौन सा था, तो 2023 में जब सेलिब्रेट हुआ तो वो 14वां हिमालय दिवस था। बात समझ में आ रही है? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। दूसरा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, हु हैज गॉट द टॉप पोजीशन ऑफ क्लीन एयर सर्वे। देखिए यहाँ पर एक चीज ये याद रखिए
कि जहां पर क्लीनिंग की बात आएगी और अगर उसमें इंदौर का नाम है तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पता है तो भी राइट आंसर जो है वो लगा दीजिएगा। किसको मिला है? वो मिला है इंदौर को। बात समझ में आ रही है? अब स्वच्छ सर्वेक्षण हो, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हो, क्योंकि स्वच्छता जहाँ पर होगी वहाँ का एयर भी क्लीन होगी, वहाँ का इन्वायरमेंट भी क्लीन होगा। तो इंदौर जो है वो लगातार कई सालों से अगर हम देखें तो स्वच्छ सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी, तो इसलिए मैंने बोला जब भी स्वच्छता से संबंधित चीजें आएंगी तो अधिकांश केस में अगर आप देखेंगे तो वहां पर इंदौर का नाम जो है वही लिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जो है वो कहां पर बना? हाईएस्ट कॉम्बैट एयरपोर्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट एयरपोर्ट जो है वो कहां पर बना है? तो वो अभी बनाया गया है लद्दाख में। ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया? तो बनाया गया बीआरओ के द्वारा। ठीक है। और बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, लड़ाकू हवाई अड्डा जो है वो बन गया है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप एक चीज और याद रखिएगा कि ये लद्दाख के न्योमा में, बात समझ में आ रही है, कहाँ पर बना है? लद्दाख के न्योमा में, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है न्योमा में, और इस एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, इस जगह की अगर हम बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? वो है 13,710 फीट। ठीक है। तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है सर बीआरओ, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉइंट जरूर ये याद रखें कि इसके चीफ जो हैं वो राजीव चौधरी हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी करंट में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बीआरओ के चीफ करंट में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है, किससे संबंधित है? तो वो ट्रांसजेंडर से संबंधित है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? ठीक है। देखिए, भारत में एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर की स्थिति जो है उसको भी, या उनकी स्थितियों में भी सुधार करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और इतने सालों के बाद भी आप आज देखिए तो क्योंकि समाज उन्हीं चीजों को अपनाता है ना ज्यादातर केस में जिसको एक तरीके से कानूनी मान्यताएं प्राप्त होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ट्रांसजेंडर जो है उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए और सामाजिक रूप से उनको अपनाने के लिए, एकदम से तो चीजें हो नहीं सकती, लेकिन सामाजिक रूप से उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए पहले आवश्यक है कि आप कानूनी रूप से उनकी स्थितियों में सुधार करें। और उसी पहल पर यहां पर जब हम बात करते हैं किसकी, झारखंड गवर्नमेंट की, तो झारखंड गवर्नमेंट ने एक मंजूरी दी है अभी किसको, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जा जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा किसने किया है ये, तो ये किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। और झारखंड गवर्नमेंट के सीएम की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन, इन्होंने ये योजना चालू की है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर की, तो इस स्कीम के तहत ओबीसी स्टेटस, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पेंशन, और पेंशन की अगर बात करें तो कितना, तो 1,000 रुपए प्रति माह। बात समझ में आ रही है? तो ये भी पॉइंट इसमें याद जरूर रखिएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि सामाजिक, और इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता ही रहा था कि सामाजिक स्थिति में सुधार, यह सामाजिक
समावेशन बढ़ावा देने के लिए, राइट। तो ये पॉइंट भी इसमें याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि इस निर्णय की अगर बात करें तो घोषणा जो है वो किसने की है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है, ठीक है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी और जो भी पात्र लाभार्थी होंगे उनको क्या मिलेगा, 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है कि इनमें से किसे एसएस इनोवेशन बोर्ड में शामिल किया है, ठीक है। तो एसएस इनोवेशन बोर्ड में अभी अगर हम बात करें, बोर्ड में शामिल किया गया है किसको, माइलस्वामी अन्नादुरई, माफ करिएगा, माइलस्वामी अन्नादुरई, ठीक है। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक नाम जरूर याद रखिए, इनका टाइटल आप जरूर याद रखिए, इनको ही कहते हैं मून मैन ऑफ इंडिया। बस समझ में आ रही है, तो इन्हीं को बोला जाता है मून मैन ऑफ इंडिया। और मून मैन ऑफ इंडिया को ही एसएस इनोवेशन बोर्ड में हाल ही में शामिल किया गया है। बात समझ में आ रही है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि मूल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो माइलस्वामी अन्नादुरई को मूल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज इसमें ये याद रखिएगा कि ये जो है वो पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित है ना, पद्मश्री से सम्मानित है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आपको इसमें याद रखने हैं। एसएस इनोवेशन बोर्ड का हेड बना, मतलब मेंबर बनाया गया, शामिल किया गया मून मैन ऑफ इंडिया को, जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोल रहा है वेस्ट बंगाल से दीदी से संबंधित है, ममता बनर्जी से संबंधित है। और ये बोल रहा है कि हाल ही में ममता बनर्जी ने किस दिन को बंगाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है। तो किस दिन को मनाएंगे, तो याद रखिए घोषणा की गई है 15 अप्रैल को मनाने के लिए, ठीक है। और एक नाम जरूर याद रखिए, पोइला बैसाख, ठीक है, और बंगाली नववर्ष दिवस, पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष दिवस के तौर पर, ठीक है। कब, 15 अप्रैल को, ठीक है। हालांकि इस चीज को या मतलब एक तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हम देखेंगे तो संसद के सभी सदस्य जो थे, अगर हम देखें तो इसके लिए एग्री नहीं थे। बात समझ में आ रही है, तो संसद के सभी सदस्य सहमत नहीं थे इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इसमें जरूर याद रखिएगा। और लेकिन फिर भी 294 सदस्यों में से 167 सदस्य जो हैं वो वोट दिए थे, फेवर में दिए थे, जिससे बहुमत से ये पास हो गया था। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि उमियान झील जो खबरों में है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसको ढूंढिए और फटाफट मुझे कमेंट करके, मैसेज करके बता दीजिए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।